हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैक्टेमी में। और आज हम वापस से क्लास 10 फिजिक्स का लेक्चर 8 करेंगे। इसमें हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको 7th लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, और उसमें मैंने मीडियम के बारे में आपको समझाया था। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि मीडियम पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कैसे डिपेंड करती है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा था, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा था कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो रिफ्रैक्शन होता है स्पीड में वेरिएशन की वजह से। ये जो स्पीड में वेरिएशन होता है ना, वही रिफ्रैक्शन का मेन कारण होता है। ठीक, तो चलिए आज शुरू करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको एक डायग्राम के थ्रू ये समझाता हूँ कि रेज के नाम क्या क्या होते हैं, और उससे एसोसिएटेड जो एंगल्स होते हैं उनके नाम क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये रहा आपका लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये रहा आपका नॉर्मल। ठीक है, आगे देखते हैं। और आपको मैंने बताया था कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो मैं वापस से यहाँ पे एक नॉर्मल बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, और फिर मैं अगर इसको और आगे एक्सटेंड करूँ तो मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। ये सब केसेस मैंने आपको समझाया था। ओके, तो इस केस के अकॉर्डिंग पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी रेज के नाम क्या क्या होते हैं, क्योंकि इससे आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लाइट रे आपको दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये वही लाइट रे है जो आकर ग्लास स्लैब पर या फिर ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आकर गिर रही है। ठीक, अच्छा, ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है उस सरफेस पे। अब जो अगला टर्म है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, यानी कि एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ओके, और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, जब आप यहाँ पे आएंगे इस केस में इस लाइट रे पे, तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। जब यही रिफ्लेक्शन का केस था तो वहां पे इंसिडेंट रे तो सेम होता था, लेकिन वहां पे रिफ्लेक्टेड रे होता था, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना होती थी। अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो फिनोमिना से एसोसिएटेड जो लाइट रे होगी उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पे जो नॉर्मल लाइन थी हमारी और जो रिफ्रैक्टेड रे था, इसके बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझे। बाकी की जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी जो फिनोमेना है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा, जब हम पढ़ेंगे कि ग्लास स्लैब से एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इससे एसोसिएटेड लॉज क्या क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहला लॉ को आपको ध्यान से देखना है कि जो इंसिडेंट रे होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा वो एक ही प्लेन में होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जो लॉ है वो आपको कहीं ना कहीं, ये लॉ आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। वहां भी सेम केस था, यहाँ भी सेम केस है। अब ये क्या है इसका मतलब, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, सीधी सी बात है ना, कि अगर इस पॉइंट पर हम सारी फिनोमेना चेक कर रहे हैं तो जब लाइट रे आकर इंसिडेंट यहाँ पे होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्शन भी तो यहीं से होगी ना, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारा। और जो नॉर्मल मैंने बनाया है वो भी तो मैंने इसी पॉइंट पे बनाया है ना। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं ना हुआ कि लाइट रे इंसिडेंट यहाँ से हो रही है, रिफ्रैक्शन यहाँ से हम दिखा रहे हैं और नॉर्मल यहाँ बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं किया मैंने, यानी कि सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। ठीक है, ओके। अब जो सेकंड लॉ है आपका, इससे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अभी आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि जो एंगल आई होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल आर के। ठीक, देखिए, ये इसलिए था क्योंकि वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग था और वहाँ पे स्पीड वेरी नहीं करता था, क्योंकि मीडियम भी सेम होता था। यहाँ पे मीडियम अलग अलग है तो स्पीड वेरी करेगा, और इस करस्पॉन्डेंस, इसके करस्पॉन्डिंग जो इन दोनों के एंगल्स होंगे वो कभी इक्वल नहीं होंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एंगल आई जो होगा वो यहाँ पे एंगल आर के बराबर नहीं है। अगर कुछ केसेस को छोड़ दें तो, हम उन केसेस की जनरल बात नहीं कर रहे अभी, बट ऐसा नहीं होता। तो इस केस में क्या होता है कि आई बराबर आर ना होके इस केस में ये होता है कि जो साइन ऑफ आई होता है,
मतलब साइनोसोडल फॉर्म ऑफ जो आपका इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट एंगल है वो किसके बराबर होता है, साइन आर के, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी होता है। तो ओवरऑल अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम ऐसे कह सकते हैं कि साइन आई विल बी इक्वल टू साइन आर बट विथ अ कांस्टेंट एन, लेट्स से द कांस्टेंट इज एन। तो फिर यहाँ से हम अगर एन की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए मैं अब आपसे ये बताना चाहता हूँ ओवरऑल कि जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सेकेंड लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये कहता है कि जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ आई का विथ रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। ये वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट होगी और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट हम इसके बारे में अभी इस लेक्चर में डिटेल चर्चा नहीं करने वाले हैं, अगले लेक्चर में इसको समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली क्या होता है और ये किस बात पर डिपेंड करता है। ओके, सो कंक्लूड कर दूं अगर मैं 2 लाइनों में, तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन पे होंगे। एंड द सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को मैंने आपसे अभी बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, बट हम इसको n/1 से डिनोट करें कि ना करें या फिर क्या होता है ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, लेक्चर 9 में। ओके, अब एक लास्ट बात ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंड लॉ है उसी को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि स्नेल साहब ने इसे दिया था, इसका नाम क्या पड़ गया, स्नेल्स लॉ। तो ध्यान रखिएगा जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो एंगल्स का जो रेशियो होगा, स्पेशली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका जो साइन फॉर्म ले लेंगे और उसका रेशियो हम निकालेंगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमेशा की तरह आज का भी लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी बच्चों तक इस लेक्चर की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आगे आने वाले लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू और मिलते हैं अगले लेक्चर में।